हेलो, वेलकम टू आवर शो जनता की आवाज़। आज मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुल हक, आपका होस्ट, एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का इंटरव्यू किया और रोज़ आए दिन तमाम लोगों का इंटरव्यू करते रहते हैं। उनकी तलखी, उनका तेवर, उनका बेबाक अंदाज और निडर होकर एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने कि मीडिया के प्रोफेशन में, मीडिया की जर्नी में, जहां से अपने आप को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, आज उनकी फैन फॉलोइंग, आज उनके फॉलोअर्स और उनके व्यूज ने उनको ये साबित करके दिखाया कि ही इज द रियल हीरो ऑफ द फील्ड। मेरे साथ जो शख्स बात करने जा रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, अवाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। अबुलेश इरम। अबुलेश भाई, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत आपका उजागर मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा सबसे पहला सवाल, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं और आपके वीडियोस देखता हूं, मैं खुद तो बहुत इंस्पायर होता हूं और जब आपके कमेंट सेक्शंस में जाके देखता हूं, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी अच्छी अप्रिसिएशन आती है। बट टेल मी वन थिंग, व्हाट आर द थिंग्स विच इंस्पायर्स यू टू गो इन दिस फील्ड? और वो ऐसी कौन सी चीज थी आपकी जिंदगी में जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया? शुक्रिया आपका कि हर रोज़ मैं अलग अलग लोगों के सामने माइक ऐसे करता हूँ, लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, लोगों से सवाल पूछता हूँ और आज मैं ही सवालों के घेरे में खड़ा हूँ। आज मुझे ही अपने आपके सवाल का जवाब देना है और मुझे पता है कि आपकी जैसी शख्सियत है, सवाल काफ़ी हार्ड आने वाले हैं मेरे पास। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हो सकता है कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इस लायक समझा कि नहीं मेरी जर्नी या फिर मेरे काम को मैं कैसे करता हूँ ये लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको लगा कि नहीं इनका इंटरव्यू करना चाहिए। सबसे पहला सवाल था आपका कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे मैं इस फील्ड में आया जी। तो बिल्कुल 2022 की बात है और एक छोटा सा फ़ोन था हमारे पास, 6,000 रुपये में मैंने ख़रीदा था और उस फ़ोन पे काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह देखते आता था, चीज़ों को देखता था, हर जगह की वीडियो मुझे देखने को मिल जाया करते थे जी। मैं अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो भागलपुर शहर के वीडियो देखने को मिलते थे, गोड्डा शहर के वीडियो देखने को मिलते थे, बांका शहर के वीडियो देखने को मिलते थे, लेकिन मैं ढूंढता था कि अपने क्षेत्र की कहीं कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दें। जैसे सपोज दैट मैं बांका के धोरैया प्रखंड से हूँ तो धोरैया में कोई रिपोर्टिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर समस्याएं नहीं हैं? क्या यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ नहीं हैं? तो आखिर क्यों नहीं कोई लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं? आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर जो भी लोकल न्यूज़ या फिर जो भी इस सेक्टर में काम करते हैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? मुझे काफ़ी अंदर से ये तकलीफ़ भी होती थी। मैंने गोड्डा को भी नहीं देखा था, भागलपुर को भी नहीं देखा। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया मैंने जी, क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री करने की हैबिट थी। कुछ दिन मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया था, तो मुझे लगता था कि बोलना एक कला है और एक पैशन भी है क्या। और मुझे लगा कि क्रिकेट की बहुत कमेंट्री मैंने की, क्रिकेट अलग अलग चीज़ों में मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ भी एक मौका है, तो कोशिश करके देखता हूँ। बस एक सोशल मीडिया पर ही मैंने, फेसबुक पर मैं तब नया था, एक पोस्ट किया कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, कोई मेरी मदद कर सकते हैं तो करें प्लीज़, या फिर मुझे डायरेक्शन दें या फिर मुझे असिस्ट करें कि कैसे क्या कुछ करना होता है। तो कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले, वो अभी तक हमारे साथ हैं और उनके साथ की वजह से ये उजागर मीडिया चल रहा है। 2022 से हमने शुरुआत की है और एक चीज़ आपने कही कि लोगों के दिलों पर, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के दिलों पर राज नहीं। आप अच्छे नहीं, काम करते हैं। जैसा मैं आपके उजागर मीडिया के फैन पेज को जाके देखता हूँ, आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ देम राइट अ पॉजिटिव कमेंट अबाउट यू, आपको अप्रिशिएट करते हैं, कई बार आपको नसीहत भी देते हैं कि ये ऐसे हो सकता था, और वो एक तरह से अच्छी बात है। अगर आपको कोई आपसे कोई इंस्पायर हुआ है और आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना चाह रहा है, टू एक्नॉलेज देयर फीडबैक इज अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ जिसने आपको पत्रकारिता में आने के लिए, ये आपकी मजबूरी थी या आपका ये पैशन था या आपका जुनून था? मजबूरी कुछ नहीं, इसमें मजबूरी क्या है, ठीक ठाक मैं काम कर रहा था, बाहर में काम कर रहा था। मैंने 2-3 साल गल्फ कंट्री में भी काम किए हैं,
अपने हिंदुस्तान के अलग अलग मेट्रो सिटी में मैंने जो भी जैसा काम था, बस रोजी रोटी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक पैसन था, एक जुनून था कि सब जगह की जो चीज़ें मैं देखता था, अपने क्षेत्र की चीज़ों को नहीं देखता था। मुझे लगा नहीं, मैं ये आई कैन डू इट, और तब से लेकर मैं आस्क दिस क्वेश्चन टू अभिलेश इरम, व्हाट इज योर गोल? आपका मकसद, आपका गोल क्या है? जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा, फॉलोअर्स काफ़ी कम होंगे, देखने वाले काफ़ी कम होंगे, काफ़ी मायूसी, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलते होंगे, उजागर मीडिया के पेज को खोलते होंगे, लोग कम होंगे, कमेंट्स कम होंगे, लाइक्स व्यूज़ कम होंगे। अब आपका गोल क्या है, क्या मकसद है और वो एस्पिरेशन क्या है, इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? ज़ीरो से शुरुआत सभी करते हैं, और फॉलोअर्स या फिर आपके सपोर्टर्स या फिर फॉलोअर्स के वो जो होते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 100K, 200K, ये सिर्फ एक नंबर्स हैं। अगर आपके पास 10 फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स हैं, 500 ही फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आप बेहतर कर रहे हैं या फिर अपने समाज के लिए आप बेहतर कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को सामने लाकर लोगों को परोस रहे हैं जो चीज़ें आनी चाहिए बाहर, जिस चीज़ों को हर कोई इग्नोर करते आया है, वहाँ पर जाकर आप काम कर रहे हैं। बस यही गोल हमारा है कि डजेंट मैटर मेरे फॉलोअर्स कभी मिलियंस में जाएं ना जाएं, कोई मायने नहीं रखता है, बस मैं कहीं पर अगर आवाज़ उठाऊं तो वो काम हो जाए, वहाँ पर की तस्वीर बदल जाए, वहाँ पर के लोग जिससे मैं सवाल करूं उन तक बात पहुंच जाए, उनके लिए कुछ हो जाए। यही मेरा गोल है, ना कि हमारे 5 लाख हो जाएं, 50 लाख हो जाएं, डजेंट मैटर, वो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसी। बस काम कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और 2 साल में बस लोगों का प्यार मिल रहा है अपने इलाके में, बस उसी की वजह से अच्छा लगता है काम करना। जहाँ तक एक तरफ प्रशंसाओं का दौर है, लोग आपके लिए अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं कहीं से जब मैं कभी इस इलाके में आता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर में काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगते हैं, और मैं परत दर परत उन एलिगेशंस को आपके सामने रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि या तो उसका कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, या अपने आप को अगर डिफेंड करना चाहें। सबसे पहला एलिगेशन जो अभिलेश इरम उजागर मीडिया पर लगता है कि उजागर मीडिया का नेताओं से, पॉलिटिशियंस और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे एक पॉलिटिकल नेक्सस है। नेक्सस वर्ड शायद अगर हमारे व्यूअर्स को हिंदी में समझ नहीं आए तो उनके क्लैरिफिकेशन के लिए एक साठगांठ कि आप अपने न्यूज़ पोर्टल का इस्तेमाल लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, पॉलिटिशियंस को प्रमोट करने के लिए करते हैं, और उन पॉलिटिशियंस के बीच जिनके साथ आपका नेक्सस है, देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन देम एंड यू। इस एलिगेशन को आप कैसे लेंगे और क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को जानने की जिज्ञासा भी होगी, और पता नहीं आप इतने टफ क्वेश्चन ऐसे मुश्किल वक्त में हमें डाल देंगे। देखिए, होता क्या है कि नेताओं से साठ-गांठ बोल देना बहुत आसान है, और उनसे पैसे ले लेना या फिर उनसे फंडिंग कराना या फंडिंग लेना। अब होता क्या है कि जिस सेक्टर में आप या जिस क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जिस सेक्टर में आवाज़ उठाने जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को दिखाना जाते हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन नेताओं की होती है जी, उन जनप्रतिनिधियों की होती है जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। सबसे पहले जिम्मेदार वो होते हैं। अब उनसे, पब्लिक से काम करने के बाद, पब्लिक से मिलने के बाद, पब्लिक की परेशानियों को लोगों के सामने लाने के बाद नेताओं तक तो जाना होगा ना, सवाल तो पूछने होंगे ना। कोई बताए या फिर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है नजमुल भाई। नहीं, ये कहा जाता है कि मीडिया के पेशे में, इस प्रोफेशन में नेताओं से जितने करीब रिश्ते, उतने ज्यादा सवाल आप पे खड़े होंगे। क्या इस बात में कोई सच्चाई है, कोई प्रूफ है कि अभिलेश इरम नेताओं के बहुत करीब है, जिससे कि दोनों तरफ ये बायलैटरल होता है, कुछ फायदा आप उनको पहुंचाते हैं, कुछ फायदा आपको रिटर्न में वो देते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? यही सच्चाई है कि लोग यही जानते हैं कि मैं नेताओं के पीछे नहीं घुमा हूं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं इस फील्ड में नहीं भी था, वो हमारे साथ थे, सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े हुए थे, कुछ नाम ऐसे हैं, तो उन लोगों से मिलना जुलना होते रहता है। लेकिन जब सवाल होता है, जब उसके क्षेत्र में परेशानियां होती हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनको बख्श देता हूं यार, वहाँ पर पोलाइट हो जाता हूं, बिल्कुल नहीं। सवाल उनसे भी हमने पूछे हैं, बैकग्राउंड को खंगालिए, बहुत सारे वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं है नजमुल भाई कि मैं नेताओं से ज़्यादा या फिर उनको प्रमोट कर रहा हूँ। ये काम तो अभी तक, चाहे इलेक्शन का वक्त रहा हो या फिर अभी लोकसभा का इलेक्शन रहा हो,
या फिर अभी आने वाला पंचायत चुनाव या अभी विधानसभा चुनाव झारखंड में हो, बताइए कि मैंने नेताओं सबसे कम वीडियोज अगर मैंने की है तो वो नेताओं के ऊपर ही की है। सबसे ज़्यादा अगर वीडियोज मैंने किया है तो वो सोशल इश्यूज पर वीडियो किया है। तो ये जो भी एलिगेशन है बस लोगों के मन का एक वहम है, और किसी को मैंने तो प्रमोट अच्छी चीज़ों को करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप अच्छे कर रहे हैं, आप अच्छा करें, तो उसे प्रमोट करना लोगों का ये एक ड्यूटी होना चाहिए कि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को प्रमोट करें। बाकी नेताओं से हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, और ये जो एलिगेशन आपने लगाया बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि नेताओं के साथ ऐसी चीज़ें क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जुडिशरी और बाकी चीज़ों को हटा दें तो मीडिया इज़ वन ऑफ द की रोल्स। अगर मीडिया मुखर होगी, मीडिया निष्पक्ष होगी, सवाल करेगी, पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात को उठाएगी, तो शायद जो जनप्रतिनिधि है, लोकल लीडर्स हो या मेन स्ट्रीम लीडर्स हो, चाहे सेंट्रल लीडर्स हो या MP MLAs हो, पब्लिक की बात पहुंचाने का एक मीडियम है, इट्स अ कम्युनिकेशन। और कहीं ना कहीं से वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जब आप पॉलिटिशियंस के साथ में अच्छे कनेक्शंस रखते हैं, अच्छा दोस्ती की बात कर रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं से उस लिहाज से कि एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा कनेक्शन है, तो वो कड़वे सवाल, वो तीखे सवाल, जिस चीज़ के लिए अबुलेश हम जाने जाते हैं, जितने बेबाक तेवर के साथ में सवाल करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में एक रिश्ते को लेके, दोस्ती यारी में आपका वो तल्ख तेवर, वो जो अग्रेशन है, कभी कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, खटास काफ़ी बार हुए हैं रिश्तों में कि कहीं पर मैं ठीक है, वो जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि से हमारी जान पहचान है, वो हमें जानते हैं क्योंकि इस सेक्टर में हूँ तो जानते हैं। लेकिन जब वीडियो हमारा होता है उनके ही खिलाफ हो जाता है तो वो अपने रंग दिखाते हैं, रिश्ते को में एक दरारें आती हैं, कुछ दिन बातचीत बंद होता है, फिर लोग आते हैं या फिर कभी मुलाकात होती है तो समझाया जाता है कि भाई वो हमारा काम है, मैं अपने काम से समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। सवाल अगर आप पे खड़ा होता है, अगर मैंने ये माइक थामा है तो मैंने ये दलाली करने के लिए नहीं थामा, मैंने थाने के चक्कर लगाने, ब्लॉक में जाकर बैठने के लिए माइक नहीं थामा, मैंने अगर थामा है तो लोगों के इशूज़ को दिखाने के लिए। और सवालों के घेरे में अगर मेरा बाप भी आएगा ना तो उससे भी सवाल होगा। तो ये नेता और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि क्या चीज़ है, तो कहने का ये मतलब इससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता, काम जो है वो करता रहूंगा। और हर किसी को अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, हर किसी को अपने प्रोफेशन में उतना तो डालना चाहिए कि लोग आप पर उंगलियां ना उठा सकें। बेशक। दूसरा इल्ज़ाम, दूसरा एलिगेशन जो आप पे लगता है, आपके चैनल पे लगता है कि अबुलेश इरम पब्लिक ग्रीवेंसेस के इश्यूज को कम हाईलाइट करते हैं और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने उजागर मीडिया पेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाउ वुड यू टेक दिस क्वेश्चन? मैंने अभी तक 1100 वीडियोज शूट किए हैं, 1100 से ज़्यादा, लिस्ट खंगाली है उसकी, और देखिए उन 1100 वीडियो में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1050 वीडियो ये सोशल मुद्दे पर मैंने कवर किए हैं। 1050 वीडियो में मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। मैं खुद से नहीं कहूँगा, जाकर घूमिए इलाका पूछे, मैं खुद नहीं, मेरे फॉलोवर्स बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में देखिए क्या कुछ किया उजागर मीडिया ने पिछले 2 साल में। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ी तीर मार दी, हाँ मेरी जितनी औकात है, मेरी जितनी हैसियत है, उस जगह पर जाकर मैं छोटे छोटे ही सही लेकिन काम कर रहा हूं। अब सवाल ये होता है, लोग तो एक मिनट जरा सा लेट मी फिनिश नाउ, कि एक सवाल ये खड़ा होता है कि मैं जो उन 1100 जगहों पर गया, 1100 जगह पर मैं गया तो कैसे गया, जाने के भी कुछ साधन हैं, हमारी टीम में काम करने वाले लोग हैं, हमारे भी कुछ संसाधन की ज़रूरत है। और आपको पता होगा कि आप अगर जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं कि मीडिया जो है ना वो एडवर्टीजमेंट से चलती है, प्रमोशन से चलती है, बिजनेस से चलती है। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग तो मीडिया भी नहीं है, खुद को मैं कहता इन्फ्लुएंसर कहता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट कहता हूँ। तो अगर हम लोग कभी कभी जाकर, जब टीम की रिक्वायरमेंट हो, जब टीम को हमको चलाना हो, हमें लगातार फील्ड में बने रहना हो, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ों को प्रमोट करना होता है, कुछ बिजनेस को प्रमोट करना होता है, वहाँ से कुछ अर्निंग आती है, वहाँ से कुछ पैसे आते हैं और वो अपनी हम टीम पे खर्च करते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग का खर्च हो, टीम के हमारे जितने मेंबर हैं, एडिटर्स होते हैं, और भी लोग होते हैं, कैमरा पर्सन होते हैं, और भी खर्चेज होते, जो भी सैलरी, वो सैलरी जो भी चीज़ें हैं सब, तो वो सब चीज़ के लिए तो काम तो वो भी तो करना होगा ना, और वो मैं लगातार करते रहूंगा। महीने में 1-2 वीडियो अगर मैं प्रमोशन वीडियो नहीं करूंगा, 1-2 वीडियो मैं शूट ऐसा नहीं करूंगा, तो ये फिर चल नहीं पाएगी, ये बंद हो जाएगा। और लोग नहीं चाहते हैं कि ये बंद हो, मैं खुद नहीं चाहता हूं ये बंद हो, इस चीज़ के लिए मैं वो सब करता हूं। इसी पर एक और एलिगेशन आप पे लगता है कि
अबुलेश इरम का सोर्स ऑफ इनकम फिर क्या है? व्यूज लाइक्स से तो इतने पैसे बनते नहीं। तो एक क्वेश्चन जहाँ पे ये आता है, कुछ व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि अच्छा चलो अबुलेश इरम अपने आप को अगर डिफेंड करते हैं कि दैट इज द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर माई चैनल, फॉर माई एम्प्लॉइज, लेकिन ये तो बस एक मुखौटा है, ये एक बैनर है। लेकिन अबुलेश इरम करते क्या है कि उस बैनर के नीचे से अंडर द टेबल वो प्रमोशन का तो एक टैग इन पे लगा कि दिस इज द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मी, लेकिन वो फिर वही नेताओं से कभी पुलिस चौकी में जाके, कभी किसी के पैरवी के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे वो पैसे लेते हो, और इसीलिए उसी पैसे के दम पर उजागर मीडिया और उसकी पूरी टीम चलती है। इस क्वेश्चन का आपके पास क्या जवाब? बिल्कुल बिल्कुल सटीक जवाब है कि लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। अगर किसी चीज़ को सच साबित करना हो तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होता है। अगर हाँ मैं थाने गया हूँ, हाँ मैंने ब्लॉक की चक्कर भी लगाए हैं, अगर थाने गया हूँ तो किसी दुखियारे के दर्द को लेकर, जो निर्दोष लोग हैं उसकी आवाज़ को लेकर, या फिर कोई गरीब हो जहाँ पर थाने में एक जो चीज़ें टैग होता है थाने का कि वहाँ पर गरीबों से पैसे ठगे जाएंगे, उनको बचाने के लिए थाना गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थाने नहीं जाता हूँ, बिल्कुल गया हूँ थाने, लेकिन लोगों की आवाज़ को लेकर, लोगों के दर्द को लेकर, अपनी बस जाकर हाथ जोड़ कर सर ये गरीब हैं, सर ये 10,000 आपको नहीं दे सकते, इसे माफ़ करिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, निर्दोष है, ऐसी चीज़ों के लिए थाने गया हूँ। हाँ ब्लॉक भी गया हूँ, तब गया हूँ ब्लॉक जब कोई चक्कर लगाता है 70 साल का बूढ़ा, जबकि 1 महीने से कोई चक्कर लगाए और उसका वृद्धा पेंशन ना बने, उसको लेके ब्लॉक गया हूँ। और ये सारे वीडियोज मौजूद हैं हमारे इस पे, देखिए ना आप। तो चीज़ें, अब सोर्स ऑफ अर्निंग की बात आप करें कि आपका कैसे चलता है, तो अल्लाह का करम है कि घर से कोई सब मतलब कि ठीक ठाक हूँ, खाने पीने की चीज़ें घर से हो जाती हैं। कुछ पैसे जो हमें फेसबुक दे देती है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिखाया है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार जताया है, महीने में जो भी वीडियोज मिलियंस व्यू जो भी चलते हैं, कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं। कुछ पैसे मैंने बताया आपको कि हमारे वीडियो पर 1-2 प्रमोशनल ऐड चलते हैं, कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं। 1-2 वीडियोज मैं हर महीने में किसी शोरूम की कर लेता हूँ, किसी बड़ी दुकान की कर लेता हूँ, किसी मॉल की कर लेता हूँ, कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी यूट्यूब थोड़ा सा पैसा देती है, ये थोड़ा सा इसलिए कि ये लोग यूट्यूब पर हमें नहीं देखते हैं। अगर यूट्यूब पर हमें देखने लगें तो मैं वो प्रमोशन भी बंद कर दूंगा जो शोरूम और इसके मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो सब चीज़ से ठीक ठाक चल जा रहा है। उससे भी बड़ा सीरियस एलिगेशन आपके व्यूअर्स, जो एक वक्त में आपके बड़े हिमायती हुआ करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे, लेकिन शायद वो आज इस बात के लिए नाराज़ हैं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, एक सोशल मीडिया ट्रेंड फेसबुक पे चला कि अबुलेश इरम कहीं पर किसी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से कुछ बहस हुई, कुछ वीडियो शूट किया, और उस वीडियो को शूट करने के बाद उनसे पैसे की डिमांड करने लगे कि अगर आप मुझे इसके एवज में पैसे नहीं देते, एक तरह से ब्राइब, तो मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा। क्या अबुलेश इरम अपने इस उजागर मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह की वीडियो शूट करके पब्लिक सर्वेंट्स को परेशान करने के लिए करते हैं, या उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, जो कमज़ोरी हो उसको शूट करके उसको ब्लैकमेल करते हैं? बिल्कुल सवाल आपका सटीक है, और मैं चाह रहा था कि मुझसे कोई ये सवाल पूछे, मैं चाह रहा था जिस चीज़ नहीं, उसको इसके लिए आपको डिटेल में, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं, अगर कोई चाहने वाला आपके साथ में बगावत कर ले, आपका दुश्मन हो जाए, और सिर्फ इस बिना पे क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, द पर्सन हु आई टेंड टू एडमायर ही इज़ नॉट ऑफ दैट यूज़, क्योंकि आपने कई लोगों का दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया, अपने आंखों का तारा बनाया, अपने दिल में जगह दी, और आपसे बहुत उम्मीदें बांधी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपने उनको डिसअपॉइंट किया। इस वीडियो के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वो आपको अनफॉलो करके चले गए, और इस पर आपने कोई सफाई नहीं दी। आज आपके पास वक्त है, मौका है, इसलिए मैंने आपसे ये सीरियस एलिगेशन आप पे लगाया कि ये इल्ज़ाम आप पर लगता है, और टिल डेट आपने अब तक कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया। बिल्कुल, और बहुत सारे तो नहीं, ट्रेंड भी नहीं किया था, कुछ 2-4-5 लोगों ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली थी। मुझे याद आ गई कहाँ की बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया, मुझे याद आ गई सारी चीज़ें। बिल्कुल मैंने वीडियो शूट किया, और वो वीडियो अभी तक पेज में है, चला भी है। रीज़न बताता हूँ कि हुआ क्या था वहाँ पे। अब चीज़ें लोगों को नहीं पता, तो अब मैं आज क्लियर कर दूँ। एक आदमी बिल्कुल रोड पर, चलती रोड पर, खुली रोड में
लौटने लगा, जैसे लोग, ऐसा लगा कि मुझे लगा फर्स्ट इसमें कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जी। लेकिन हम थे, हमारे जो टीम के मेंबर थे वो वहीं पर थे और उनके ही घर के आसपास, और आवाज़ हम ही लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों की ओर इशारा करके मुखातिब होकर वो लौट रहे हैं और रो रहे हैं चीख चीख करके, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मुझे न्याय दिलवाइए। उत्सुकता हुई जानने की कि आखिर हुआ क्या है। नज़दीक गया तो पता चला कि उनकी वाइफ का कहीं ऑपरेशन हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा क्लिनिक का, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये सवाल अभी वो चीज़, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सवाल जब पूछा गया है तो मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, इस वजह से बता रहा हूँ, बाकी और कोई मेरा मकसद नहीं है। हम लोग गए कि आखिर मामला क्या है, चला जाए क्लिनिक जहाँ पर ये इनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, कि वो सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था। तो वहाँ क्लिनिक जाता हूँ, हम थे, हमारी पूरी टीम के लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेले गया हूँ, हमारे साथ 4 लोग गए हैं और मैं कहीं अकेले बिल्कुल नहीं जाता हूँ, 2-4 लोग तो साथ होते हैं। तो बिल्कुल मैं गया वहाँ पे, तो पता है वहाँ जाने के बाद चला कि उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने जो भी चार्ज किया, जो भी उनसे डील हुई, वो सारे पैसे वो पे कर चुके हैं। और ऑपरेशन के दौरान ही उसको एक और चीज़ हो जाता है, उस पेशेंट को, उस लेडी को, डिलीवरी की पेशेंट थी, उसका कुछ पीठ का हिस्सा पूरा, ये जो है स्किन, वो पूरा जल जाता है। तो मैं गेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से होने उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को फ़ोन किया वहीं पर से कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ये कैसे पॉसिबल है कि जल कैसे जाएगा चमड़ा, क्या ये खून की कमी है क्या, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर कह रहे थे कि खून की कमी की वजह से हुआ, क्या ये ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हीमोग्लोबिन उसका ठीक ठाक है, 5 ग्राम या 6 ग्राम जो भी उस चीज़ में होती हैं, वो उन्हें बताया ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से चमड़ा जलते, तो मैंने सारे 2-3 डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है ऑपरेशन के दौरान शायद मैं नहीं जानता, डॉक्टर्स ने ही बताया, कुछ लोगों ने, मेडिकल सेक्टर के लोगों ने बताया कि वहाँ पर गर्म पानी भी ले जाया जाता है, चाहे फिर इक्विपमेंट्स को ये करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए जो भी चीज़ें, हो सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में उनके बदन पे किसी भी तरह से गिर गया है वो, इस वजह से अब डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। जो पैसे उन्होंने ऑलरेडी डन जो हुआ था वो कर चुके थे पे, तब वो आदमी परेशान हो गया, मैं तो गरीब हूँ, अब कहाँ से और पैसे दूंगा, आपकी गलती की वजह से चीज़ें हुई हैं। इस वजह से वो रोते रोते हमारे पास आया, हम लोगों ने जाकर वहाँ पर बिल्कुल वीडियोज़ बनाई और वीडियो बनाकर आवाज़ उठाई, और 1 घंटे तक डॉक्टर्स से मीटिंग की हमने जी। क्यों? मैंने कहा उनको कि ये वीडियो नहीं चलेगा, कंडीशन एक है कि आप इनका इलाज कर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। डॉक्टर अकड़ने लगे, डॉक्टर अकड़ गए, तब फिर लास्ट में वो वीडियो मैंने चलाया है, ऐसा नहीं कि पैसे लेकर मैं रुक गया हूँ, वो वीडियो मैंने चलाया है, और वीडियो चलाने के बाद उस पेशेंट को इलाज भी हुआ, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए गए थे वो पैसे भी रिफंड हुए, और भी पैसे उनको कि अब आप और कहीं कुछ नहीं बोलिएगा, उस पेशेंट को और भी पैसे मिले, मतलब उनका ही फायदा, पेशेंट तो कुल मिला के उजागर मीडिया का 0 बेनिफिट, कुछ जैसे जो एलिगेशन आप पे लगा कि वो पैसे आपने डॉक्टर से लिए, आपका ये कहना है कि जो पेशेंट था वहां पे, पेशेंट के साथ में मिसबिहेव किया डॉक्टर ने और पैसे की डिमांड की, और आपने जब वीडियो शूट किया आपसे बहस भी हो गई, लेकिन वीडियो का असर ये हुआ कि डॉक्टर्स ने उनके पैसे कम किए और जितना रिफंड हो सकता था वो भी किया। तो ये अपने व्यूअर्स को बताता चला हूं कि ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगाने बहुत आसान है, बहुत आसान है, और आज आपको उसका जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। शायद बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे, और जिनको अग्री नहीं करना वो तो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो एक अलग मुद्दा है। तो जनता की आवाज में अगला क्वेश्चन मेरा ये है, और ये भी बहुत सीरियस एलिगेशन आप पे, कि आपके व्यूअर्स ज़्यादा है, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अपना वेंचर अभी स्टार्ट किया है, उनके फॉलोअर्स कम है, व्यूज़ कम है। तो अबुलेश इरम कहीं ना कहीं से एरोगेंट है, उनमें ये एरोगेंस आ गया कि मेरे ज़्यादा व्यूअर्स, ज़्यादा फॉलोअर्स, तो उनको कहीं ना कहीं से जलील करने की, डाउनसाइज करने की कोशिश करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसका जवाब हमें नहीं लगता है कि मैं दूं, कमेंट में लोग दे देंगे। पूरा इलाका, जहाँ जहाँ मैं कवर करता हूँ, पूरा इलाका जानता है, लोग जानते हैं कि अबुलेश इरम एक बच्चे से भी मिलता है ना, बहुत शफकत के साथ मिलता है, बहुत नरमी के साथ मिलता है, एक बूढ़ी माँ से भी मिलता है ना तो बहुत नरमी के साथ मिलता है। और यही चीज़ आपको, अगर कोई इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई, फिर उसका उरूज नहीं होता है, उसका पतन होता है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें होती ना नजमुल भाई, आज लोग उजागर मीडिया को फॉलो नहीं करते,
उजागर मीडिया के लिए तालियां नहीं बजाते। जी। कुछ काम है ऐसे, लोगों से मिल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, ये भी नहीं कि मैं लोगों को ये ताने मार रहा हूँ कि मैंने काम करके दिया, नहीं। हम लोगों ने उस सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा है कि लोगों से रिलेशन कैसे होना चाहिए, पब्लिक से कैसे वार्तालाप होनी चाहिए, फील्ड में कैसे लोगों से बर्ताव करना चाहिए। नहीं, मेरा एलिगेशन आपके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट है कि आपके कंपेटिटर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे कम व्यूअर्स हैं, कम फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं से उजागर मीडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें जलील करने, हमें डाउनसाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये उनको लगता है कि ये ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस लोकेलिटी। तो क्या इस एलिगेशन में कोई सच्चाई है? नहीं। अपने कंपेटिटर्स को आप एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, या सच में आपको लगता है कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं? नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं। मैं कंपेटिटर्स तो किसी को मानता ही नहीं ना। तो मैंने पहले ही कहा कि फॉलोवर्स जस्ट अ नंबर, इससे नहीं, फॉलोवर्स से कोई बड़ा नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता। और कंपेटिटर्स क्या, सब इस सेक्टर के लोग हैं, सारे लोग। ठीक है, दूसरी मीडिया वो भी तो कहीं ना कहीं किसी के लिए आवाज़ उठा रही है, और सारे लोगों से टच है हमारा, सभी से बात करता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो हमें कॉल करते हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, सारे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद के अंदर ये कि नहीं उसको डाउनफॉल करना है, उनको गिराना है। मैं क्यों गिराऊं भाई? मेहनत आप कीजिए, लोग खुद आपको ऊपर पहुंचा देंगे। मैं कितना भी कोशिश कर लूं किसी को गिराने की, कि नजमुल भाई को अगर मान लीजिए बहुत अच्छी कंपनी में, जिसको लाके जीरो पे बैठा दूंगा, नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो बिल्कुल आप उस पर जाएंगे। और किसी को फॉल डाउन करना। इसके उलट मेरा सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके कंपेटिटर्स ने आपको डिमोरलाइज करने की या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, या आपके खिलाफ कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसी साजिश जिससे कि उजागर मीडिया इलाके में बदनाम हो जाए? जो फैन फॉलोइंग है, जो कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आते हैं, आपको कभी ऐसा फील हुआ? अगर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसमें कुछ हेटर्स भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बुलेशरम हेटर्स को भी लव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो दो चार हेटर्स तो हमें मोटिवेट करते हैं कि मैं और काम करूं। वही दो चार हेटर्स जो निगेटिव कमेंट्स होते हैं, निगेटिव मैसेज होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे मेहनत करवाने में, मुझे फील्ड में दौड़ा, एनर्जी देते हैं। बिल्कुल, अगर फील्ड में मैं दौड़ता हूं उन्हीं लोगों की वजह से, और बस लोगों का प्यार रहा तो चलता रहेगा काम। जनता की आवाज़ में अगला मेरा सवाल है कि उजागर मीडिया, जैसा कि आपने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा कि your only goal is to convey the good messages and raise the voice of suppressed and oppressed people of this locality. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके चैनल से समाज का कोई भला हो रहा है, समाज का कोई भला हुआ है, या आगे चल के उजागर मीडिया सामाजिक किसी काम में बढ़ चढ़ कर समाज के लिए कुछ बेहतर करके दे सके? अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मैं गिनवाऊं, नहीं तो लोग कहेंगे कि काम करके एहसान जता रहा है। जी, मुझे गिनवाना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन रिमाइंड के लिए आपके सवाल है तो मुझे बताने तो पड़ेंगे कि जब से मैंने स्टार्ट किया है ये काम, लोग खुद बता रहे हैं, और वीडियोज भी सारे अवेलेबल हैं कि क्या, अब भूल गए मैंने शुरुआत की, अगर नाकी की 5 बहन। जी, मुझे वो किस्सा याद है। याद है जी। उसके बाद हमारे वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ वो भी जानते होंगे। जी। अराड़ का 5 भाई 1 बहन, जिनके बाप को सांप ने काटा, माँ पहले खत्म हो गई थी। एक वीडियो तो मैंने खुद से शूट करके आपको भेजा था, जो वो अपनी औरत बच्चों को छोड़ के शौहर किसी और लड़की के साथ चला गया। तो रेशम्बा की 4 बहन, सरफराज के साथ चीजें हुई, और सरफराज एक बड़ा एग्जाम्पल है फॉर मी। हाँ। सोनू सूद का मैसेज आना, इतने बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जर्नलिस्ट, चाहे मनीष कश्यप हो, टाइम ऑफ अवध के, मुझे नाम नहीं पता उनका, ये सारे लोग आए, रवि भट्ट आए, और भी जितने लोग थे, लोगों ने सपोर्ट किया। और हाल फिलहाल में जब ये सारी चीज़ें हुई, उसको स्कूल से निकाला गया, फिर आपने रिपोर्टिंग की, फिर दिशा पब्लिक स्कूल में कमरान सर ने उसको अडॉप्ट किया। तो मेरे हिसाब से एज अ ह्यूमन बीइंग और एक इंडियन सिटीजन, मैं इस सब चीज़ों को सराहता हूँ और इस चीज़ को देखता हूँ। जो फैक्ट है, मैं हक के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपके व्यूअर्स ही आप पे एलिगेशन लगाते हैं कि शायद उजागर मीडिया उस तबके का, उस लेवल का जो हेल्प है, वो समाज के लिए कोई बड़ा मैसिव चेंज लेके नहीं आए अब तक। क्या मैसिव चेंज? लोग बदलना तो चाह रहे हैं। बसंतराय +2 हाई स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ, आप रिपोर्टिंग करने गए, एक बड़ी बहस हो गई वहाँ के टीचर से। उसके बाद जो वाकया हुआ,
आपने तो इन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या हो सकता है ये मैसेज ऊपर तक गया हो, क्या अबुलेश इरम को इन सब बातों का डर नहीं लगता कि आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पंगे ले रहे हैं? जब अपने राइट्स की बात होती है, अपने देश के संस्कृति को बचाने की बात होती है, सभ्यता को बचाने की बात होती है, नारी और बेटियों महिलाओं की सम्मान की बात होती है, तब फिर ऐसे वक्त में आप भी रहेंगे ना, कोई भी रहेगा ना, तो वहाँ पर भूल जाएगा कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। पहले हक, पहले सच, और हक और सच पर जो रहेगा उन्हें डर किसी चीज़ की नहीं रहेगी। But the school administration puts an allegation. You showed the one-sided video. आपने सिर्फ बच्चियों के वीडियो शूट किए, उनके बाइट्स लिए, आप हेडमास्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने नहीं लिया, उनसे बात नहीं की, उनसे मीटिंग नहीं की कि उनका टेक क्या है इस पूरे मामले पे। क्या ये इंसिडेंट सच में हुआ? क्योंकि मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया का भी ये दायित्व बनता है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनता है कि दोनों पक्षों के खबर को चलाए। एक तरफ जिस तरह से आपने लड़कियों की न्यूज़ चलाई, लड़कियों के बाइट्स लिए, उन्होंने कहा कि हमें रोका गया है। हेडमास्टर साहब का साफ कहना कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, हम रिलीजियस बायस नहीं, हम कास्ट बायस नहीं है, ये हमारी बच्चियां हैं। दूसरे किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां हैं, और जितना मैं इन लोगों के लिए करता हूं वो बच्चियां ही आपको खुद बताएंगी। डू यू रियलाइज अबुलेश इरम इज समवेयर बायस्ड और प्रेजुडिस कि आपने एक तरफ की खबर चलाई और हेडमास्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, उनकी सफाई नहीं ली? क्या ये आपकी चूक है? जब 1, 2, 3, 4, 5 से 50 लड़कियों से तक से मैंने सवाल पूछा, उसके बाद मेरा अगला प्लान यही था कि मैं ऑफिस में जाकर हेडमास्टर से बात करूं। मैं गया, वीडियो देखिए आप, हेडमास्टर के चैम्बर तक गया हूं। पता चला कि हेडमास्टर साहब छिप गए हैं। क्यों? आप छिप क्यों गए? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत थे, आपने लड़कियों पर जबरदस्ती थोपा था, आप मेरे सवालों से बचना चाहते थे, अब हम आपको सवाल का जवाब नहीं देना था। छिप क्यों गए? उनकी गाड़ी उसी कैंपस में मौजूद है, हेडमास्टर साहब नहीं है, ऑफिस में नहीं है, और उसके बदले में वो बोल रहा है आदमी कि मैं ऑथोराइज्ड पर्सन हूं, मैं जवाब दूंगा। हेडमास्टर साहब जब है नहीं तो सवाल किन से? वो भाग गए, वो डर गए, या छिप गए, या नहीं आए, जो भी चीजें हुई, और वो आदमी तो जवाब दे ही रहा है कि मुझे इसका परमिशन है, कि मेरे पास ये राइट्स है, मुझे एसओपी मिली है, मुझे ऊपर से गाइडलाइन मिला है कि बच्चों के सर पर से दुपट्टा उतर के हटा दो, उसको यहाँ पर ले आओ। कुछ दिन में कहेंगे दुपट्टा ही पूरा हटा दो, कुछ दिन में कहेंगे आपको सिर्फ समीज पहन के आना होगा। ये मास्टर की मनमर्जी चलेगी क्या? तो वैसे जब जगह पर तो मेरा दूसरा सवाल आपसे इसी टॉपिक पर है। आपने एक इंटरव्यू किया जो लोकल रेप्स हैं वहाँ के, जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, चाहे वो ज़िला परिषद हो, 2-4 लोगों को आपने बिठाया और सवाल किया। उनका साफ कहना है कि इस मैटर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, और आपका सवाल था कि ये चीज़ें 6 महीने से हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनसे जो आपने सवाल किया और उनसे जो आपने क्लैरिफिकेशन लिया, और वो डिसेंट जो आपको दिखा वहाँ पर, वो कह रहे कि 6 महीने से हमें ये बात पता ही नहीं है, तो क्या अबुलेश इरम अब मीडिया एज अ जर्नलिस्ट इस प्रोफेशन को छोड़ के गुंडागर्दी करने पे आमादा है, लोगों के मुंह में जुबान डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गुंडे लोग नहीं हैं। लोगों को समझना होगा कि हम लोग ऐसी जगह पर जाकर आवाज़ उठाते हैं जहां पर आपके जनप्रतिनिधि भी 6 महीने चुप बैठते हैं। 6 महीने से ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं था, हर किसी के पास 1 न 2 शिकायत पहुंची है। वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, आपकी रिपोर्टिंग के बाद हमें ये बात पता चली है। अब खारिज करना बहुत आसान है, चीज़ों को कैमरे के सामने एक्सेप्ट नहीं करना ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, तो इसमें भी हो सकता है राजनीति। क्या अबुलेश इरम इस टोटल इवेंट के बाद जो कंक्लूजन, जो जजमेंट आया, उससे खुश है? जितनी मेहनत आपने की, इस न्यूज़ को ब्रेक किया, लोगों के कैरेक्टर को उजागर किया, जो पर्दे में छुपे लोग थे, पर्दे के पीछे से जो कहानी चल रही थी, क्या आप इस वर्डिक्ट से, जो स्कूल के हेडमास्टर का डेपुटेशन किसी और जगह पे हुआ, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग टू गेट हिम सस्पेंडेड, गेट हिम अरेस्टेड, और ये नहीं हुआ, चलिए उनका डेपुटेशन हो गया, क्या अबुलेश इरम इस वर्डिक्ट से सहमत है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? अगर कहा जाए तो सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं, सेटिस्फेक्शन उन बच्चों को होना चाहिए था, और अभी तो उन्हें डिप्रेशन में डाला गया है। हो सकता है फिर वो वहाँ पर वापस आ जाएं, फिर वो वही हेडमास्टर रहे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने की है ना, वो चीज़ें एक डिप्रेशन से ख़त्म नहीं होने वाली है। सस्पेंड होना चाहिए था उनको वहाँ पे,
क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर झारखंड में ऐसा सेट कर देती यहाँ की सरकार, सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर सरकार, अगर ये चीज़ों को सेट कर देती तो कहीं ना कहीं आगे करने वाले 100 लोग सोचते कि नहीं, इसको इसके ऊपर हाथ भी नहीं लगा रहा है, किसी लड़की के दुपट्टे पे ध्यान भी नहीं देना है, पढ़ाने आए हो स्कूल को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे को अच्छा रिजल्ट दो, उन पर उनका फोकस होता। लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इसमें हावी रहा है। एलिगेशन अबुलेश इरम और उजागर मीडिया पे ये लगता है कि उजागर मीडिया ने एक वीडियो शूट किया, उसके बाद अबुलेश इरम डर गए और वापस से आके दोबारा वीडियो नहीं बनाया। लोकल रेप्स का कहना है कि उजागर मीडिया ने गलत खबर चलाई जिसकी वजह से बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हुआ, वो रोई, कई सारी बच्चियों ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। क्या अबुलेश इरम इन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या जो इनके आका है उनसे डरकर हार मान गए, चुप बैठ गए? जिन्होंने भी एलिगेशन लगाया या फिर जो भी मीडिया बंधु हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनसे पूछिएगा एक बार जाकर कि उन जो बच्चियां थी कितने बच्चों से वो उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है, कितने बच्चियों से मिले हैं, कितनी बच्चियों के दर्द को सुना है। सबका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं मिलने गया, ना तो गार्जियन से ना तो बच्चों से। अबुलेश इरम एक बंदा था कि इस चीज को लेकर पिछले 14 दिन तक लगातार इस चीज को लेकर हमने, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही, लोगों से मिलने की कोशिश की, बच्चों से मिला, कंफर्म करने के लिए, सारी बातों को मिलाने के लिए। इस चीज पर मैंने 15 दिन काम किए हैं। और डरने की बात आप करते हैं, स्कूल में उनके सामने, मास्टर के सामने, उनके मुंह पर जाकर जवाब देकर आया हूं कि गलत है तो गलत है। डरने की बात ही कहाँ आती है? और डरने वालों में से नहीं है अबुलेश इरम। और कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, बस चल रहा है डरना। अगर मैं मीडिया एथिक्स की बात करूं, जर्नलिज्म, इस फर्टेनिटी की बात करूं, तो मीडिया के कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कई सोशल एथिक्स हैं, कोई प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या अबुलेश इरम कई बार आवेश में आके, इमोशन में आके, अपने प्रोफेशनलिज्म को ताक पे रख के ऐसे इश्यूज़ को कवर करते हैं जिसमें कि जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है? एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, इसको आपने कवर किया, इसको आपने ब्रेक किया, योर जॉब इज़ डन। लेकिन क्या अबुलेश इरम का ये पर्सनल एफिलिएशन उस इंसिडेंट से हो गया? क्या वो, मेरा सवाल थोड़ा और कड़वा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश की। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स हमने देखे जिसमें कहा गया कि हेडमास्टर साहब पंडित हैं। अब मुझे नहीं पता वो पंडित, क्योंकि हमारे इलाके में कुम्हार भी पंडित लिखते हैं, अब ब्राह्मण तो पंडित है ही, कि हेडमास्टर साहब को एक साजिश के तहत उजागर मीडिया ने, क्योंकि उजागर मीडिया का जर्नलिस्ट एक मुसलमान है, बच्चियां मुसलमान थी, तो हिंदू मुसलमान कार्ड खेला गया और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। और उन बेचारे ने, जिन्होंने अपने स्कूल के लिए अपने खून से इस स्कूल को सींचा, जहाँ पे बच्चियों के पास साइंस मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं थे, उनको इस काबिल बनाया। लेकिन बस उनकी सज़ा और उनका कसूर बस इतना ही था कि वो एक पंडित है, एक हिंदू है, और ये इस मुस्लिम बहुल इलाके में साजिश के तहत उनको हटाया गया। जाकर रजिस्टर चेक कीजिए सर, आप वहाँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जाकर देखिए रजिस्टर को, क्या सिर्फ मुसलमानों के बच्चे हैं वहाँ, सिर्फ मुसलमानों की बेटियाँ हैं? क्या ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है? सनातन धर्म में भी पर्दे के सर पे दुपट्टे को, संस्कृति को, सभ्यता को, इन चीज़ों को बिल्कुल एक जगह दी गई है। किष्किंधा कांड अगर रामायण में पढ़ेंगे बिल्कुल तो एक पूरा चैप्टर ही है इसी चीज़ के ऊपर है। तो जाकर देखिए ना, ये चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, ये वैसे लोग हैं जो समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये वैसे लोग हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वैसे लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बसंतराय स्कूल में, +2 स्कूल में 40 नहीं तो 30% तो जरूर नॉन मुस्लिम बहनें हैं हमारी। ये आवाज़ उनकी नहीं थी क्या? क्या मैं जब भीड़ से पूछ रहा था, पूरी भीड़ हाथ स्वर में लड़कियां बोल रही थी, तो उसमें किसी के ऊपर माथे पर लिखा हुआ नहीं था कि मुस्लिम है कि हिंदू है? मैंने कितने बच्चों से नाम पूछा है, एक से पूछा है, और पूछा ही 100 लड़कियों से मैंने सवाल किया है जी। तो बिल्कुल ऐसी कहीं कोई चीज़ें नहीं है, ना तो राजनीतिक मकसद था, ना तो धार्मिक मकसद था। बस बात थी हक की, बात थी अधिकार थी, बात थी स्कूल के SOP की, बात थी संस्कृति की, सभ्यता की। उस चीज़ को लेकर मैं वहाँ गया। जो सेशन स्टार्ट करने के पहले जो मेरा मूल सवाल था कि क्या उजागर मीडिया अपने प्लेटफॉर्म को हाईजैक करवा देती उन पॉलिटिशियन से उनके प्रमोशन के लिए? क्या इस इवेंट के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि इस मीडियम का, उजागर मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद जो चीज़ें हुई, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, जो पॉलिटिकल इवेंट हुआ, जो चीज़ें निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं
पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गई और कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल इमेज को मेंटेन करने के लिए, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म फेस रखने के लिए इस मुद्दे को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए। हमें उन पॉलिटिशियनों की राजनीतिक कैरियर की फिक्र नहीं है, या फिर उनके बारे में नहीं सोचना था उन बच्चों के लिए, उनके ऊपर क्या असर डाल गया या फिर उन्होंने किस तरीके से खुद का बचाव किया। यहाँ पर तो लग ही रहा है कि लिपापोती हुई है, ये मैं भी अब मुझे भी अब महसूस होने लगा है ये सारी चीज़ें, जो डिप्रेशन वगैरह लिपापोती हुई। और मुझे सोचना था उन बच्चियों के लिए, मुझे सोचना था स्कूल के लिए, तो बस मैंने उसके लिए वही सोचकर मन में काम किया। राजनीतिक लोगों पर, वहाँ के जिम्मेदारों पर, वहाँ के प्रतिनिधियों पर क्या असर पड़ेगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। उन बच्चियों की जो आवाज़ थी, उन बच्चियों का जो दर्द था वो ख़त्म होना चाहिए, उनकी दर्द बाहर आनी चाहिए, ये लोगों को दिखाना और बताना था, ताकि लोग जो है वो समझें और देखें कि आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से अबुलेश इरम सामाजिक भागीदारी में अपना साथ देते हैं, समाज को लेकर चलना चाहते हैं, समाज में बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक अवेयरनेस के लिए मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो, फाइनेंशियल हेल्प की बात हो, मेडिकल अवेयरनेस की बात हो, या पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो, रिलीजियस अवेयरनेस की बात हो। क्या अबुलेश इरम के साथ वही जनता उस तरह से खड़ी जिस तरह से अबुलेश इरम उनकी आवाज़ बनी हुई? बिल्कुल जनता खड़ी है, सपोर्ट कर रही है। सारे कमेंट्स तो आपने खुद कहा कि पॉजिटिव कमेंट्स काफ़ी सारे हैं, तो बिल्कुल जनता खड़ी है, लोग प्यार कर रहे हैं, तभी ये अबुलेश इरम से आज आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं। वरना तो क्या जिस दिन अबुलेश इरम वहाँ पे वो जो टीचर हैं विकास जी, उनसे बहस कर रहे थे, उनसे आर्गुमेंट कर रहे थे, वेयर समबडी देयर टू बैक यू अप, कि अगर ऐसा कोई हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे झगड़ा चला जाए, हाथापाई हो जाए, मारपीट की नौबत आ जाएगी, वेयर समबडी देयर टू असिस्ट यू, टू गिव यू बैकअप, कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस सामाजिक ताने बाने में सब इट्स अ गिव एंड टेक सिनेरियो, राइट? इट्स अ गिव एंड टेक फॉर्मूला, कि जहां पर आप कुछ किसी के लिए आवाज उठा रहे हैं तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो। ऐसा कुछ हुआ? देखिए मैं सोशल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयानवीर भी मैंने देखे हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता मैं भी हूँ। सोशल मीडिया पे मेरा कुछ और चेहरा होता है, पर्सनल लाइफ में कुछ और होता है। सोशल मीडिया पे हो सकता है कि अबुलेश इरम को कहीं ना कहीं से प्रोवोक करने की कोशिश की होगी कि मैं आपके साथ हूँ, आप बढ़िए, आगे करिए। क्या ऑन रियलिटी ऑन द ग्राउंड डिड समबडी गो देयर, डिड समबडी विजिट यू एंड सेड अबुलेश यू गो अहेड, आई एम विथ यू, आपके साथ मैं जिस्मानी तौर पे भी हूँ, फाइनेंशियल तौर पर भी, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता? या सिर्फ ये बयानवीर सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी करते हैं, जो भी उनको वहाँ पे अपना अग्रेशन दिखाना तो फिर वहीं पे ठंडे हो जाते हैं? देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल मैंने बहुत ही मतलब कहिए ये कि सेपरेट या सिक्योर रहकर मैंने चीज़ें की हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा मैंने कहीं को पोस्ट नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ वहाँ। मुझे वहाँ की बच्चियों ने बुलाया था, ना कि वहाँ के लोगों ने बुलाया था, मुझे वहाँ की बच्चियों ने बुलाया था। तो साथ में हमारे कैमरा पर्सन थे, और वहाँ के एक और जो वहाँ के लोकल के मीडिया चैनल हैं उसके एक बंदे थे, इसके अलावा थर्ड पर्सन कोई नहीं था। तो मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं, अगर उनका होती टीचर को मारने की मार लेते, मार खा के आ जाता, लेकिन आवाज़ तो तब भी उठाता। और ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि हम लोग वैसे लोग भी नहीं हैं कि ज़्यादा उलझ जाएंगे, और चीज़ें अगर बता कर जाती तो फिर वहाँ पर भीड़ लग जाती, कुछ और चीज़ें हो जाती। अगर मैं बता कर जाता तो ज़्यादा लोग पहुँचते, पब्लिक पहुँचते, फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्रिएट होने की चांसेज रहती। इसलिए मैंने बहुत सावधानी के साथ कहा नहीं। बच्चा ने बुलाया, बच्चियों के बुलावे पे मैं गया, और ना कि मैंने जाके स्कूल में भी डिस्टर्ब नहीं किया। जो सब सारी चीज़ें आपने देखी हैं, बच्चियों से को मैंने कहा, मतलब बोला ही था कि मैं जब भी आऊँगा तो या तो स्कूल से पहले या तो स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। बिल्कुल लंच टाइम में गया और अपने कैमरा पर्सन के साथ, और डर भी नहीं थी ऐसी चीज़ों की कि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, कोई प्लान भी नहीं था। बाकी चीज़ें थोड़ी सी हुई, बाकी वहीं तक रही, ऐसा कुछ नहीं है। सर से मेरे पर्सनली कोई ये नहीं था कि मैं उस सर अभी तक नहीं मिला हूँ, मैं फेस भी नहीं देखा हूँ सर का कैसे है वो कुछ पर्सनली कोई इशू नहीं है, बस बच्चियों के लोकल इशू था, उस चीज़ के लिए मैं गया था। शायद मेरे लास्ट क्वेश्चन है, क्या अबुलेश इरम जो कि इतने बड़े न्यूज़ पोर्टल के भी रिपोर्टर है, मालिक है, जो भी कहूँ, क्या उनको कभी ये लगा है कि अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूँ तो शायद ये मेरे लिए एक ख़तरे का सबब हो? कहीं डर लगता है आपको? ग्राउंड पे होते हैं, फील्ड पे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, क्या कोई डर या कोई शक का माहौल आपके जहन में कभी ऐसा उभर के आया हो? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, किसी के फेवर में होता है तो किसी के अगेंस्ट में होता है जी।
फेवर में, लोगों के फेवर में जो मजलूम लोग होते हैं उनके फेवर में होता है, और जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं उनके अगेंस्ट में होता है। तो जुल्म करने वाले तो जब उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी, सवाल खड़े होंगे, तो वो लोग फिर तो जुल्म ही करेंगे। मैं भी एक इंसान हूँ और के जालिम हैं तो वो मुझ पर भी जुल्म कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं कहीं पर आपको जो है बहुत सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि आगे भी आपको काम करना है, आगे भी लोगों की आवाज़ उठानी। एक बार चीज़ें हुई थी, मैंने सोशल मीडिया पर आकर बताया भी था कि एक बार रात में हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई थी। रात में बसंत राय के आसपास 11 साढ़े 11 बजे रात में कुछ लोगों ने रोका था मुझे अनजान समझकर, लेकिन जब उनका चेहरा मेरा उन्होंने देखा तो फिर वो ही पीछे भाग गए। और भी बहुत चीज़ें हुई। तो डर बिल्कुल इंसान के दिल में होनी चाहिए कि मौत आनी है, मौत आनी। डर इस बात की होनी चाहिए, ये नहीं कि अब डर से कुछ आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। आवाज़ मैं उठाऊंगा। आवाज़ उठाने के बाद जो चीज़ें अगर सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, हर किसी को ये जागरूक होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी को आपको मेंटेन करनी है, आपकी सुरक्षा। मी एज ए पर्सनल, एज एन इंडिविजुअल, कई बार मुझे लगता है कि यू बिकम सो पर्सनल, आप कई सारे इश्यूज को बहुत दिल से ले लेते हैं, जबकि इस प्रोफेशन में एक स्ट्रेटजी जो होती है एक मीडिया जर्नलिस्ट की, न्यूज़ ब्रेक करना, उस न्यूज़ को भूल जाना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभिलेष अरब कहीं ना कहीं उस इशू को अपने, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ। बहुत सारे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स भी हैं आपके न्यूज़ पोर्टल पे। उनका इल्ज़ाम है कि अभिलेष इरम इज़ रिलीजियसली बायस्ड। आप रिलीजियस बायस है, आप एक तरफी बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात, क्रिश्चियंस की बात, आप बाकी धर्मों की बात नहीं करते। और उनका एलिगेशन है कई सारे फंक्शंस, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे इज्तिमा होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, कव्वाली होती है या मुशायरा होता है, तो वहाँ पर अभिलेष इरम जाते हैं। लेकिन कहीं अगर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा हो, कहीं पे किसी मंदिर में कोई कांड हो रहा हो, मैं धार्मिक कांड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अभिलेष इरम नहीं जाते हैं। या जो हिंदू समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं, जिस चीज़ को अबॉलिश करने की ज़रूरत है, शायद अभिलेष इरम उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, तो वो भी, उनमें भी हिम्मत जुटे, उनमें भी अवेयरनेस आए। लेकिन अभिलेष इरम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ओह माय गॉड, कैसे कैसे मतलब कि सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी कितने दिन हुए हैं सावन को बीते हुए? पर मुश्किल से 15 से 20 दिन। सावन में भी वीडियो बनाया है मैंने, मंदिरों में जाकर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। पिछले साल दीपावली के दिन जब सारे लोग दीपावली में मस्त थे, तो एक परिवार की जानकारी मुझे मिली कि उस परिवार का जो मुख्य सदस्य उसी दीपावली के दिन करंट लगने से ख़त्म हो गया। उसके 6 बच्चे और वो ठेले पर चाट बेचा करते थे। हमने गए उनके घर पे, मैं उनके घर पे जाकर उनके लिए हेल्पिंग एक वीडियो बनाया। 5,000 रुपये अपने पॉकेट से भी दिए। स्थानीय जो वहाँ के विधायक, उनको कॉल करके उनको वहाँ पर बुलाए। और मेरे वीडियो को चलने का नतीजा ये हुआ, उनके अकाउंट नंबर उसमें मेंशन किए थे, लाखों रुपए फंडिंग हुई है वहाँ पे। तो ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं सावन के भी वीडियो बनाता हूँ, मंदिरों में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, और भी लोगों की जहाँ ज़रूरत पड़ती है बनाता हूँ। कहीं पर रोड की आवाज़ उठा रहा हूँ तो सबके लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सब चलते हैं। रही बात मुसलमानों की, मैं मुसलमान हूँ। हर इंसान अपने धर्म मजहब से प्यार करता है, और एक सच्चा मुसलमान, एक अच्छा मुसलमान कभी दूसरे की बुराई भी नहीं कर सकता। तो कोई बताए मुझे कि मैं अगर मुसलमान हूँ, तो अगर मुसलमानों की वीडियो बनाता हूँ तो कभी किसी मजहब का मैंने खिलाफ किया है या किसी मजहब के खिलाफ बोला हूँ? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, मैं अपनी कमियों को निकाल रहा हूँ बाहर के। देखिए ना, पहला तमाचा तो मैं, आप कोई भी अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाइएगा तो 4 उंगली आपके तरफ अपने घर को उससे पहले देखने आओगा आपको। मैं दूसरों की बात करने तो अपने, हम कौन उठाएगा हमारी आवाज़ को? हमारी आवाज़ तो कोई उठाने नहीं आता। चल रहे हैं छोटी छोटी से ही, लेकिन आवाज़ उठाने की कोशिश करें। हाँ, कभी किसी की अगर बुराई करूं तो फिर बताइए। मैं बिल्कुल भी मजहब एकदम वो नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे नॉन मुस्लिम, रोज उठना बैठना। मैं सनोला मैं लोकल मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पर मैं वैसे लड़कों के साथ दिन भर बैठना उठना, जितना भी टाइम बीतता है। साथ में हमारे रुपेश होते हैं, राजू होते हैं, आशीष होते हैं, और भी लोग होते हैं। ये सारे लोग हैं ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनसे अपने लिए वो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी अपने इसके लिए, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी में जो सारी कमियाँ उसको उठा रहा हूँ, जहाँ पर जरूरत पड़ रही उनकी भी आवाज़ उठा रहा हूँ। ना तो कभी मैंने उनका अगेंस्ट किया, विरोध किया। तो ये सारे एलिगेशन जो लोग लगाते हैं या फिर कमेंट करते हैं, वो बहुत ही घटिया और नीच मानसिकता के लोग होंगे। चलते चलते जनता की आवाज़ में एक आखिरी सवाल जी। For me, you are an inspiration to many. Or if I say this in my language, you're the inspiration for this generation. तो चलते चलते इस जनरेशन को
इस पीढ़ी को क्या मैसेज कन्वे करके जाएंगे, क्या बेहतरी उनमें देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात हैं, मैं या फिर जिस क्षेत्र में रहता हूँ, एक नहीं ढेरों कमियां हैं, बहुत पीछे हैं हम। कहीं ना कहीं एक क्रांति की ज़रूरत है, एक रिवॉल्यूशन होना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, सोशल इशूज़ के सेक्टर में, आपसी रिश्ते के संबंध में, बहुत सारे मैटर पे, सब में बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं बस लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कीजिए। बदलने का वक्त है, अभी ना बदले, अभी ना संभले तो बहुत देर हो जाएगी। हर एक मामले पे, चाहे आपका बिजनेस का मामला हो, आपके घर का मामला हो, आपके खेती का मामला हो, आपके बच्चों के एजुकेशन का मामला हो, हर जगह पर काम करने की ज़रूरत है और हर जगह पर डेवलप करने की ज़रूरत है, हर जगह पर कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है। तो बस नया कीजिए, आगे बढ़िए, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे के कोऑपरेट से सभी चीज़ों में बदलाव हो सकता है और ये हमें करनी चाहिए। बाकी उजागर मीडिया पर जिस तरीके से लोग लगातार जुड़े हुए हैं, प्यार दिखा रहे हैं, तो बस इतना काफ़ी है कि आप हमें प्यार देते हैं और आपका बस एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर हमें हौसला देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम आप लोगों के लिए काम करते रहें। आप लोगों के लिए जब आप घर में बैठे हों तो बैठ के जब वीडियो आप देखते हो तो कभी ये भी सोचिएगा कि ये धूप में बैठकर कहीं घूमकर या भटक कर वीडियो बना रहा होगा। और मेहनत करता हूँ बस आपको इसलिए कि आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो ये थे अबुलेश इरम, इल्ज़ामों और सवालों का दौर, जिससे बहुत टफ से टफ सवाल मैंने पूछे और बहुत सादगी, बहुत अदबी के साथ में अबुलेश इरम ने उन सवालों का जवाब दिया। क्या लगता है इनके सवालों में के जवाब में कितनी सच्चाई है, आप इससे कितने सहमत हैं, कितने सेटिस्फाइड है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके जो भी एलिगेशंस उन पर लगाए गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, अगर आप उनके जवाब से सहमत है तो उसके लिए कमेंट करें और असहमत है तो उसके लिए भी कमेंट करें। लेकिन जाते जाते आपसे एक गुजारिश, जिस तरह से आपने देखा होगा उजागर मीडिया की टीम सड़कों पर तपती धूप में, कड़कती ठंडी में सफ़र करती है, आपके लिए रिपोर्ट ब्रेक करती है, आपके लिए न्यूज़ ब्रेक करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा, कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है। और ये ताकत आप में है कि उजागर मीडिया को और बेहतर बनाने के लिए, उनके कंटेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए, उनके वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को और मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो और अच्छे जोश के साथ में आपके लिए नए कंटेंट्स, नए वीडियो लेकर आए। इनको आप फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट करें तो शायद लगेगा कि आपने जो प्यार दिखाया है, आपने जो इज्जत इनके लिए दिखाई है, वो जब इनके पास एक प्रोफेशनल कैमरा, एक प्रोफेशनल स्टूडियो जहाँ से कि आपको 24/7 न्यूज़ लेकर दें, अगर ये आप कर दें तो शायद उजागर मीडिया का हौसला और भी बुलंद होगा। ऐसे इंटरव्यूज़, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद निज़ामुल हक आपका शुक्रिया अदा करता है। उजागर मीडिया से रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। धन्यवाद।